आप सभी का हमारे इंटर और ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारा ये 14th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑडिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडिट क्या होती है। ऑडिट वो एक तरीका या एक मेथड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं या फिर रिसीव करते हैं एक इंडिपेंडेंट और अनबाइस्ड वे में। इंडिपेंडेंट और अनबाइस्ड वे मीन्स जिस चीज पे हम दूसरे की परवाह ना करें और इन पार्शियल वे में हम किसी के साथ पार्शलिटी भी ना करें, उस वे में अगर हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं तो उस मेथड को, उस तरीके को हम ऑडिट कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ये बताए कि उसने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या प्लान किया था और उसके रिस्पेक्ट में क्या अचीव किया, ये जो अचीवमेंट वो इंफॉर्मेशन बताए और उस इंफॉर्मेशन को हम चेक करते हैं ऑडिट्स के अंदर। चलिए हम ऑडिट को एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ऑडिट वो एक सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि जो ऑडिट का क्राइटेरिया है वो कितना फुलफिल हो रहा है। ये एक ऑडिट का डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें फर्दर यहाँ पे बात की गई है कि ऑडिट्स के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं या फिर हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स जो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऑडिट होती है। अब यहाँ पे जो ऑडिट होती है, वो ऑडिट करने वाला जो पर्सन होता है वो पर्सन डिफरेंट होता है उस पर्सन से जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि सपोज आप एक ऑडिट कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहे हो, तो आप एज एन ऑडिटर जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट करोगे या जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का ऑडिट करोगे, उस प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप नहीं होने चाहिए। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आप नहीं होने चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन का ऑडिट कर सकते हो। तो ये एक तरह से ऑडिट्स के अंदर रिक्वायरमेंट है। अब फर्दर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑडिट कितने तरह की होती है। मींस टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट को हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। इस इंटरनल ऑडिट के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद ऑडिट करती है अपने प्रोसेस की, अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो उस ऑडिट को हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ऑडिटर है वो उस पर्टिकुलर ऑडिटिंग प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। अब फर्दर यहाँ पे एक और बात की गई है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करती है इंटरनल ऑडिट के लिए, जैसे कि हम कंसल्टेंट की बात कहें कि अगर किसी कंसल्टेंट को कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है तो उस ऑडिट को भी हम इंटरनल ऑडिट कहेंगे या फिर फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहेंगे, क्योंकि वो जो कंसल्टेंट है या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑडिट कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, वो कंपनी के लिए ही ऑडिट कर रही है। इसमें कस्टमर और सर्टिफिकेशन बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी ऑडिट को भी हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहेंगे। अब फर्दर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्टी ऑडिट के बारे में। सेकंड पार्टी ऑडिट
वो ऑडिट होती है जहां पर जो कस्टमर है वो अपने सप्लायर की ऑडिट करता है। किस चीज की ऑडिट करता है कि जो उसने रिक्वायरमेंट दी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में अपने सप्लायर को, कस्टमर ने, क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें फर्दर यहां पे बता देते हैं कि किस चीज की ऑडिट और कर सकता है जो कस्टमर है। कस्टमर यहां पे स्पेशल कंट्रोल्स के बारे में भी चेक करना चाहे पर्टिकुलर प्रोसेस के रिगार्डिंग, जैसे कि सोल्डरिंग या वेल्डिंग प्रोसेस हो गया, तो वहां पे वो ऑडिट करेगा अपने सप्लायर की, उसे हम सेकंड पार्टी ऑडिट कहेंगे। प्लस में अगर जो कस्टमर है वो ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ऑडिट करता है अपने सप्लायर की, तो वो भी हम सेकंड पार्टी ऑडिट के अंदर कहेंगे। फर्दर वहां अगर पार्ट के अंदर क्लीनलीनेस की रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर है ऑडिट कर रहा है अपने सप्लायर की, वो भी सेकंड पार्टी ऑडिट के अंदर आएगा। अब फर्दर यहां पे कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की अगर रिक्वायरमेंट है कोई कस्टमर की, या हम कहें कि जो सिस्टम ऑडिट भी होती है अगर वो कस्टमर के थ्रू हो, तो उस ऑडिट को भी हम सेकंड पार्टी ऑडिट कहेंगे। अब यहां पे मैं फर्दर ये बता देता हूं कि जो सेकंड पार्टी ऑडिट होगी ये कस्टमर और सप्लायर के बीच में होती है। यहां पे किसी सर्टिफिकेशन बॉडीज का कोई भी बीच में रोल नहीं होता है, तो ये हम सेकंड पार्टी ऑडिट में कंसीडर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में। थर्ड पार्टी ऑडिट वो ऑडिट होती है जहां पे अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका जो सिस्टम है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करे, या फिर हम कहें कि अगर ISO 9001 का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट करती है एक इंडिपेंडेंट कंपनी को कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग, लाइक ISO 9001 के रिगार्डिंग। अगर वो रिक्वेस्ट करती है एक इंडिपेंडेंट कंपनी को जो कि सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, मींस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन बॉडीज को रिक्वेस्ट करती है ऑडिट करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस ऑडिट को थर्ड पार्टी ऑडिट कहेंगे। और जो ये थर्ड पार्टी ऑडिट होती है ये सर्टिफिकेशन बॉडीज के थ्रू होती है, और वो सर्टिफिकेशन बॉडी ये चेक करती है कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव करती है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। अब फर्दर यहां पे थर्ड पार्टी ऑडिट के अंदर जो सर्टिफिकेट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो एक तरह से कॉन्फिडेंस देता है कस्टमर को और ऑर्गेनाइजेशन को कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अब फर्दर यहां पे जो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है ये 3 फेज में होती है। फर्स्ट होती है सर्टिफिकेशन ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑडिट के बाद सर्विलेंस ऑडिट होती है, और यहां पे टोटल 2 सर्विलेंस ऑडिट होती है, और उसके बाद रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होती है। मींस सबसे पहले सर्टिफिकेशन ऑडिट, उसके बाद 1 साल के अंदर सर्विलेंस ऑडिट फर्स्ट, उसके बाद दोबारा 1 साल के अंदर सर्विलेंस ऑडिट 2, और उसके बाद रीसर्टिफिकेशन ऑडिट। तो एक तरह से ये साइकिल होता है ऑडिटिंग का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंबाइंड ऑडिट के बारे में। तो ये जो कंबाइंड ऑडिट होती है, यहां पे अगर जो ऑडिट है वो 2 या 2 से ज्यादा मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट हो और वो टुगेदर हो या कहे कंबाइंड रूप में हो एक सिंगल ऑडिट के लिए, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस ऑडिट को हम कंबाइंड ऑडिट कहेंगे। चलिए कंबाइंड ऑडिट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी है। मींस उसके पास 3 मैनेजमेंट सिस्टम है।
अगर इन तीनों मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट या फिर दो मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट एक साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो उस ऑडिट को हम कंबाइंड ऑडिट कहेंगे। इसमें जो सर्टिफिकेशन बॉडी है या फिर जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑडिट कर रही है एक समय में एक, दो या दो से ज्यादा मैनेजमेंट सिस्टम का, इसलिए हमने इसको कंबाइंड ऑडिट का नाम दिया। अब फर्दर डिस्कस करते हैं जॉइंट ऑडिट के बारे में। जॉइंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि सिंगल ऑडिटी या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर की जाती है, लेकिन यहां पर जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है या फिर दो या दो से ज्यादा ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उस ऑडिट को जॉइंट ऑडिट कहेंगे। इसको अगर मैं फर्दर यहां पे बताऊं कि जो जॉइंट ऑडिट है यहां पे दो या दो से ज्यादा ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो कंबाइंड ऑडिट है यहां पे जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंगल ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक टाइम में ही ऑडिट करती है। तो ये डिफरेंस भी है कंबाइंड ऑडिट और जॉइंट ऑडिट के बीच में। तो चलिए फर्दर आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ऑडिटर को लेनी होती है। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ऑडिट को इनिशिएट करना, मींस यहां पे वो इस फेज के अंदर वो ऑडिटी के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा या कहें ऑडिटी के साथ वो बात करेगा, उसके बाद वो ऑडिट की फिजिबिलिटी चेक करेगा इस पर्टिकुलर फेज के अंदर। अब जो नेक्स्ट फेज आता है या फिर कहें जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑडिटर की, वो आती है प्रिपेयरिंग ऑडिट। तो यहां पे वो ऑडिट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करता है। ऑडिट से पहले क्या प्रिपरेशन करता है? वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है ऑडिट से पहले। उसके बाद ऑडिट की प्लानिंग करता है वो सेम ऑडिट से पहले। और उसके बाद जो थर्ड होता है कि वो ऑडिट टीम को काम असाइन करता है कि कौन जो ऑडिट टीम मेंबर होगा वो क्या काम करेगा, वो सब ऑडिट की प्रिपरेशन में कर लेगा। फर्दर यहां पे ऑडिट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट प्रिपरेशन करेगा ऑडिटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है ऑडिट करते समय, मींस ऑडिट एक्टिविटीज को करते समय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि ऑडिटर को कर लेनी होती है या करनी होती है। जैसे कि जो गाइड और ऑब्जर्वर है उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है ऑडिटर ऑडिट करने से पहले। उसके बाद ओपनिंग मीटिंग कंडक्ट करता है वो। उसके बाद ऑडिट के अंदर भी जो भी रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन करता है ऑडिटर। उसके बाद जो ऑडिट की इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है उसको एंश्योर करता है कि जो रिक्वायर्ड ऑडिट इंफॉर्मेशन उसके पास है या नहीं है ऑडिटी की तरफ से, या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑडिटी ने उसको प्रोवाइड कराई या नहीं कराई, वो सब एंश्योर करता है ऑडिटर। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसको रिव्यू करता है ऑडिट करते समय जो ऑडिटर होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वेरीफाई करता है, ये भी ऑडिटर का काम है। उसके बाद है ऑडिट की फाइंडिंग्स को जनरेट करना, मींस जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी और जो एक्चुअल काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस दोनों को कंपेयर करके वो ये देखता है कि क्या यहाँ पे ऑडिट की कोई फाइंडिंग बनती है या नहीं बनती, फाइंडिंग में वो कंफर्मिटी है या नॉन कंफर्मिटी है। तो ये सब चीजें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो ऑडिट का कंक्लूजन है उसको डिटरमाइन करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद जो आता है क्लोजिंग मीटिंग करना, वो भी इस ऑडिट एक्टिविटीज के अंदर ऑडिटर को करना पड़ता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है थर्ड फेज ऑडिट करते समय ऑडिटर की। अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑडिटर की वो है ऑडिट की रिपोर्ट को बनाना
और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना उस पर्टिकुलर ऑडिटी को या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑडिटर की, वो आता है ऑडिट को कंप्लीट करना। कि सपोज ऑडिट करते समय कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई थी, उस समय जो भी क्वेरीज थी उनको क्लोज करके उस पूरी ऑडिट को कंप्लीट करना, वो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है ऑडिटिंग फॉलोअप, मीन्स जो ऑडिट कंडक्ट की थी उसके बाद जो फॉलोअप एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को भी ऑडिटर को करनी पड़ती है। इस ऑडिट फॉलोअप एक्टिविटीज के बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो ऑडिटर को करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑडिट के प्रिंसिपल्स के बारे में, कि ऑडिट करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल हैं या फिर कहें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है या जो इंडिविजुअल जो पर्सन है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, उसको अपना काम एथिकली और ऑनेस्टली करना है। मीन्स एक ऑनेस्टली वे में जो भी ऑडिटर है उसको अपना काम करना है। प्लस जो ऑडिट करने वाला बंदा है वो प्रॉपरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिससे कि वो ऑडिट एक्टिविटी को ही सिर्फ वो करे। ऐसा ना हो कि ऑडिट के अंदर वो दूसरी एक्टिविटीज को या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को वो कर रहा है। तो ऑडिटर को इतना पता होना चाहिए, इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी ऑडिट की एक्टिविटी है और उसी ऑडिट की एक्टिविटी को वो ऑडिट के अंदर करे। अब जो नेक्स्ट है इसमें कि जो ऑडिटर है उस ऑडिटर को जो ऑडिट करनी है वो एक इम्पार्शियल वे में करनी है। मीन्स बिल्कुल फेयर और अनबाइस्ड वे में वो ऑडिट करनी है उस ऑडिटर को। तो ये प्रिंसिपल है ऑडिटर के लिए ऑडिट का। और फर्दर यहाँ पे जो बात की गई है कि जो ऑडिटर है वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि उस पर क्या इफेक्ट का पड़ सकता है उसके जजमेंट का या उसका कंक्लूजन का। मीन्स वो किसी भी इन्फ्लुएंस से या किसी प्रभाव से वो सेंसिटिव होना चाहिए। मीन्स किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग वो अपने आप को मैनेज कर सके, ये क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, और ये प्रिंसिपल है ऑडिट का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है फेयर प्रेजेंटेशन। तो यहां पे जो ऑडिट की फाइंडिंग्स है या ऑडिट का कंक्लूजन है या ऑडिट की रिपोर्ट है वो एक ट्रूथफुल होना चाहिए, वो एक टाइमली वे में होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव वे में होना चाहिए, या हम अगर ओवरऑल कहें तो जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ऑडिट की फाइंडिंग्स में, ऑडिट की कंक्लूजन में, ऑडिट की रिपोर्ट में, वो एक फेयर होनी चाहिए। इसमें फर्दर यहां पे बात की गई है कि अगर यहां पे ऑडिट टीम और ऑडिटी है उनके बीच में कोई अनरिजॉल्व्ड ओपिनियन है तो उसको भी जो ऑडिटर है उसको रिपोर्ट करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो ये एक प्रिंसिपल है ऑडिट का और एक क्वालिटी है जो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है ड्यू प्रोफेशनल केयर। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको प्रोफेशनल केयर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मीन्स जो उसे काम करना है उसको इस तरह से काम करना है कि जो उसका जजमेंट है वो रीजनेबल होना चाहिए और वो हर ऑडिट सिचुएशन में सेम रहना चाहिए। मीन्स जो उसका जजमेंट है या जो ऑडिट का आउटपुट है वो हर सिचुएशन में सेम रहना चाहिए और वो वेरीफाइबल भी होना चाहिए। तो ये आता है ड्यू प्रोफेशनल केयर के अंदर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑडिट का प्रिंसिपल के बारे में जो है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको जो भी एक्टिविटी करनी है या जो भी उसने एक्टिविटी की है वो कॉन्फिडेंशियल वे में होनी चाहिए और जो इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है ऑडिट करते समय उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक तरह से कॉन्फिडेंशियल वे में उसको अपने पास कीप करनी है।
मीन्स ऐसा नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई ऑडिट उसने की और उस ऑडिट में उसने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की और वो सेम इंफॉर्मेशन वो किसी दूसरी इंडस्ट्री या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके वो शेयर कर रहा है ऑडिटर। तो ये चीजों का ऑडिटर को ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा लेके चलना है, और ये प्रिंसिपल है हमारा फोर्थ ऑडिटिंग का। तो चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल तक चलते हैं, जो है इंडिपेंडेंस। तो यहां पे जो ऑडिटर है उसको ऑडिट एक इम्पार्शियल वे में, एक ऑब्जेक्टिविटी के रूप में उसे ऑडिट करनी है, और उस ऑडिट का जो कंक्लूजन है वो बिना किसी बायस के उसे प्रेजेंट करना है, और ये एक प्रिंसिपल है ऑडिट का। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है ऑडिट का वो है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो यहां पे जो ऑडिटर है उसको ऑडिट के एविडेंस कलेक्ट करने हैं, और वो जो एविडेंस है वो वेरीफाइबल होना चाहिए। अब जो ये एविडेंस कलेक्ट किए हैं या करने हैं ऑडिटर को, वो एक सैंपल रूप में कलेक्ट करने हैं, क्योंकि जो ऑडिट है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ कंप्लीट हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करनी है। तो सैंपलिंग बेस पे उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको ऑडिट का एविडेंस बनाना है, और वो इस तरह का एविडेंस होना चाहिए कि वो वेरीफाइबल भी रहे। तो ये प्रिंसिपल है ऑडिटिंग का। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो यहां पे जब ऑडिट करनी है ऑडिटर को, तो ऑडिट की प्लानिंग करते समय, ऑडिट को कंडक्ट करते समय या ऑडिट को रिपोर्ट करते समय हमेशा रिस्क बेस्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए उसको ऑडिट करनी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, या हम कहें प्रिंसिपल हैं ऑडिटिंग के, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑडिट के प्रोसेस के बारे में। मींस ऑडिट का क्या प्रोसेस है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडिट के बारे में, तो ऑडिट का मतलब होता है असेसमेंट और इवेल्युएशन। तो यहाँ पे मेनली जो सर्टिफिकेशन बॉडी या ऑडिटिंग जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करती है, और वो ये चेक करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो 2 स्टेज में ऑडिट करती है। इन स्टेज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्टिफिकेशन बॉडी या ऑडिटिंग एजेंसी को ऑडिट करने के लिए। उस समय जो क्लाइंट होता है वो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट जिसके रिगार्डिंग वो ऑडिट करवाना चाहता है, और स्कोप, वो इन 3 चीजों को जो क्लाइंट है वो डिफाइन करता है। इन 3 चीज करने के बाद यहाँ पे स्टेज 1 ऑडिट होती है। इस स्टेज 1 ऑडिट के अंदर प्री ऑडिट की विजिट होती है। इस प्री ऑडिट विजिट में मेनली जो ऑडिटर होता है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके मेनली एक विजिट करता है, और ये चेक करता है कि लोकेशन क्या है या वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है, वो सब चीज़ चेक करता है। फिजिबिलिटी मेनली चेक करता है वहाँ पे जाके। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है जो मेंटेन किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको रिव्यू करता है। तो ये 2 एक्टिविटी है जो स्टेज 1 ऑडिट के अंदर जो सर्टिफिकेशन बॉडी करती है। तो अब ये स्टेज 1 ऑडिट करने के बाद स्टेज 2 ऑडिट स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 2 ऑडिट के अंदर प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है कि जो उसने डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन स्टेज 1 के अंदर वेरीफाई कराई थी सर्टिफिकेशन बॉडी को, क्या वो इम्प्लीमेंट है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये सब कुछ स्टेज 2 के अंदर प्रिपरेशन फेज में जो ऑडिटी है वो करता है, और जो ऑडिटर है वो ऑडिट की प्लानिंग करता है, वो इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन फेज के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो टीम की जो लीडर है, टीम मेंबर हैं, या हम कहें कि जो पूरी जो टीम है ऑडिट की, वो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑन साइट ऑडिट करती है। मींस उस साइट के ऊपर जाके ऑडिट करती है, और ऑडिट करने के बाद अपना जो कंक्लूजन है, अपना जो जजमेंट है, वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिफाइन कर देती है। तो ये हो जाता है स्टेज 2 ऑडिट। उसके बाद ऑडिट की फॉलोअप एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं।
ऑडिट फॉलोअप को हम आने वाली जो वीडियो है या आने वाले जो चैप्टर है नेक्स्ट उसमें वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें समरी में आपको बता देता हूं कि ऑडिट फॉलोअप एक्टिविटी के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी ऑडिटर ने, वो सबमिट करता है ऑडिटर अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेक्टिव एक्शन प्लान करती है, एनालिसिस करती है नॉन कन्फर्मिटी के ऊपर, उसके बाद करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करती है और जो क्लोजर है एनसीज का वो सबमिट करती है ऑर्गेनाइजेशन उस सर्टिफिकेशन बॉडी को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ऑडिट फॉलोअप के अंदर। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम आने वाले चैप्टर में। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि हमने इस चैप्टर को बनाने के लिए ISO 9001, ISO 9000, ISO 19011 और इंटरनेट इनकी हेल्प ली। धन्यवाद।